गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का अनअकैडमी पर। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून और ग्रेट गुड आफ्टरनून। जल्दी से अभी सभी लोग लाइव आ जाएं और एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें ताकि हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर पाएं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, ओशनोग्राफी में रिलीफ से रिलेटेड। नो डाउट ओशनोग्राफी का सिलेबस अपने आप में कंपैरेटिवली छोटा सिलेबस है। टॉपिक वाइज अगर देखे जाए तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 15 दिन में आप ओशनोग्राफी को अच्छे से कवर कर सकते हो। 15 दिन से ज़्यादा की ओशनोग्राफी नहीं है। ओशनोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ओशन रिलीफ, मतलब कि महासागर के उच्चावच। तो महासागर के जो उच्चावच है उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है तो एक बार आप मुझे बता दें। ओशनोग्राफी का आवाज आपको मेरी क्लियरली आ रही है गाइस? चलिए, थैंक यू सो मच। स्टार्ट कर रही हूं आज की क्लास को। आप लोगों ने, आई होप कि सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। देखिए, जो पहली बार आए हैं, मेरा नाम है कृतिका पारिक। अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूं दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ में अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं फ्री क्लासेस के लिए और पेड कोर्सेज में, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप कोड यूज कर सकते हो UGC10। ये आपको दोस्तों फ्री में आपकी क्लासेस को भी अनलॉक करवाएगा। और जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है आप पैसे देके कोर्स खरीद रहे हैं, तो उन पैसों में इस कोड की मदद से ये एक पासवर्ड आप इसको मान सकते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो आपको अपनी फीस पे डिस्काउंट मिलता है पूरे 10% का। पर दोस्तों 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक। 1 मार्च से ये 10% कन्वर्ट हो जाएगा 5% में। तो जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करवाइए। जिसको लेना है ले लीजिए। UGC10 की मदद से अनलॉक भी करवा सकते हैं और मेरे साथ में आप लोग जुड़ भी सकते हैं। अनअकैडमी पर कृतिका पारिक नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी NTA UGC नेट कैटेगरी में। वहां से आप सीधा मुझे फॉलो करेंगे तो जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, चाहे पेड क्लासेस हैं चाहे स्पेशल क्लासेस हैं, मेरी स्पेशल क्लास शाम को 7 बजे होती है दोस्तों। 7 PM मैं स्पेशल क्लास लेती हूं। तो जो 7 PM पे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। एक बार आ जाइए सभी लोग जल्दी से। शेयर आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया होगा। मैंने मेरी क्लासेस के बारे में बता दिया है। शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है। और अभी दोस्तों मेरा कोर्स चल रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी 1 मार्च से शुरू हो रही है। तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं UGC10 रेफरल कोड की मदद से। आपके सब्सक्रिप्शन की फीस है दोस्तों 12 महीने की 13,750। तो उस सब्सक्रिप्शन के लिए आप UGC10 कोड अगर लगाते हो तो आपकी फीस पे डिस्काउंट मिलता है 10% का और फीस आपकी हो जाती है 12,375 रुपए। यही सेम आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस 26,000 है। UGC10 अप्लाई करने से 23,400 आपकी फीस हो जाती है। पर दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूं, अभी आपको मिल रहा है 10% ऑफ। ये 10% ऑफ अवेलेबल है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 28 मार्च तक, फरवरी तक, फेब तक। 1 मार्च से दोस्तों आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेके कोड अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ 5% का ही ऑफ मिलेगा। तो ऑलरेडी 5% का नुकसान जाने में कोई मतलब नहीं है। एक दिन के डिस्टेंस में अगर 5% का नुकसान होता है तो मुझे लगता है ये कोई हमारा सौदा अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए, एग्जाम कब है? एग्जाम है आपकी दोस्तों 2 मई से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। 2 मई से 11 मई तक है और उसके बाद में 17 मई को एग्जाम है। तो आप लोग प्रिपेयर रहें कि आपके अप्रैल तक आपका कोर्स पूरा हो जाए और आप फिर रिवीजन करें, यानी कि मिड अप्रैल तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए। फिर आपके पास में ओनली रिवीजन का टाइम रहता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आप सभी जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है, मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ गाइस ओशियनोग्राफी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा रिलीफ ऑफ ओशन, मतलब कि महासागर के उच्चावच। अब महासागर के उच्चावच होते क्या है, एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं पूरा वर्ल्ड मैप पे आपको कोई चीज समझाऊं,
ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा वर्ल्ड मैप है। नो डाउट बहुत ही बेकार बना है, बट मैंने सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए आपको, देखिए हमारे वर्ल्ड मैप पे दोस्तों अगर मैं बोलूं कि ये 100% है, किसी भी चीज को मैं बोलूं 100% है, तो हम एक बात बहुत ही जोश के साथ में और अच्छे से बोल सकते हैं कि इस टोटल 100% के दोस्तों लगभग 71% पार्ट पे तो पाया जाता है वाटर, ठीक है, और इसके लगभग 29% पार्ट पे पाया जाता है गाइस लैंड। क्लियर है? एक चीज हम जानते हैं, हमारी अर्थ को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक है साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है, पानी कम है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, लैंड कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी पूरी अर्थ को 71% पार्ट को वाटर कवर करता है और 29% पार्ट को हमारा लैंड एरिया कवर करता है। अब देखिए, अब क्योंकि हमारा ये जो वाटर है गाइस, ये जो 71% का हिस्सा है, आज हम बात करने वाले हैं इस 71% पार्ट की। अब आप सोचिए, हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं, वो 29% पार्ट की होती है। अभी हम पढ़ने वाले हैं 71% पार्ट में आने वाली ओशियनोग्राफी को। तो देखिए दोस्तों, अब एक चीज सोचिए, यहां पे मैंने आपको बोला कि 71% पे ओशियन पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा 71% हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा पूरा माना जाता है हमारे, ये काउंट होता है दोस्तों हमारे हाइड्रोस्फीयर में। ये हमारे किस में काउंट होता है दोस्तों? हमारे हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर जो होता है, जिसका हम बोल सकते हैं हमारा जलमंडल। अब देखिए दोस्तों, 70% पार्ट पे हमारा जलमंडल पाया जाता है। अब जलमंडल के कौन से हिस्से का कितना प्रतिशत मिलता है, तो देखिए इसको हम मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। इसी में हम शामिल करते हैं हमारे ओशियंस को, मतलब कि महासागर को, ठीक है। क्या क्या आ जाते हैं दोस्तों इसमें? हमारे ओशियंस आ जाते हैं, महासागर आ जाते हैं, हमारे सिंपल सागर इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है, और हमारी बे, गल्फ, खाड़ी भी हमारी इसी में शामिल होती है, ठीक है। हमारी बे हो गई, गल्फ हो गई, खाड़ी हो गई, हमारे स्मॉल एनक्लोज सीज में शामिल होते हैं। जिसको बोलते हैं हम महाद्वीपों के मध्य स्थित। तो हमारे 71% का जो हमारा हाइड्रोस्फीयर जो पानी का हिस्सा था, उसको हम जलमंडल बोलते हैं। जलमंडल को हम स्पेशली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ओशियन, सी, बे या गल्फ बोल दीजिए, या और इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल एनक्लोज सी। इज इट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में एक बहुत ही छोटा सा सवाल 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि एवरेज डेप्थ क्या होती है महासागरों की। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, महासागरों की जो एवरेज डेप्थ होती है, एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन, इनकी औसत गहराई मानी जाती है दोस्तों आपकी 303,800 मीटर, ठीक है। और फिर एक बात और पूछी जाती है कि इनकी एवरेज हाइट क्या होती है। एक तो कहलाई जाती है दोस्तों इनकी एवरेज डेप्थ, एक कहलाई जाती है इनकी एवरेज हाइट। तो देखिए, एवरेज डेप्थ होती है इसकी 3,800 मीटर के लगभग, और इसकी एवरेज हाइट होती है दोस्तों 840 मीटर के लगभग। तो ये जो मैं आपको लाइंस यहाँ पे लिखवा रही हूँ, ये याद रखना। नो डाउट थोड़ा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए देखिए मिश्रा जी, आप मुझसे शायद पिछले 6 महीने से यही बात पूछ रहे हैं कि मैं कब सब्सक्रिप्शन लूं। मुझे नहीं लगता है कि आपका सब्सक्रिप्शन लेने का कोई मूड है। आपको जैसा लेना है, आपको 1 मंथ का लेना है 1 मंथ का लीजिए, 24 का लेना है 24 लीजिए, आइकॉनिक लेना है आइकॉनिक लीजिए, 2 साल का आइकॉनिक लेना है, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ उन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जो एक्चुअल में लेना चाहते हैं।
आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना है आप लीजिए, ये सभी के लिए है, मुझे कोई पर्सनल इसमें बेनिफिट नहीं है। तो जैसा आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप वैसा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसको मैं यहाँ पे नोट कराती जा रही हूँ आपको। हमने 71% पे हाइड्रोस्फीयर, ओशियन, सीज, गल्फ, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। एवरेज डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो एवरेज डेप्थ 3800 मीटर होती है। एवरेज हाइट जो होती है इनकी 840 मीटर के अराउंड इनकी एवरेज हाइट होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में इस बार सवाल आया था और ये बहुत ही ईजी सा सवाल था कि हम ये बोलते हैं ना कि ये इतनी इनकी हाइट है, ये इनकी इतनी गहराई है। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, हमारे जो सागर और महासागर है, यानी कि उच्चावचों की ऊंचाई के लिए और महासागरों की, उच्चावचों की आपकी ऊंचाई होगी और महासागरों की गहराई होगी। याद रखना, जो हमारा लैंड एरिया होता है उसकी ऊंचाई को और महासागरों की गहराई को एक कर्व होता है जिसके जरिए प्रेजेंट किया जाता है। आप सभी को पता होगा, एक कर्व होता है जिसके जरिए उसको प्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों हिप्सोमेट्रिक कर्व। नाम याद रख लेना। हमारे जो लैंड एरिया होता है, लैंड की हाइट को और ओशियन की डेप्थ को जो प्रेजेंट किया जाता है वो कहलाता है हमारा हिप्सोमेट्रिक कर्व। ये आपके इस बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था। इसको हिंदी में बोला जाता है उच्च तामितीय वक्र। क्लियर? वेरी गुड। तो ये जो हमारी जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपकी क्लास को लेने के पहले का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। ऑल ओवर वर्ल्ड पे 71% पार्ट पे पानी है, उसको हम बोलते हैं जलमंडल। जलमंडल को हम 4 इकाइयों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है हमारा महासागर, एक सागर, एक खाड़ी, और एक हमारी कहलाती है दोस्तों जिसको बोलते हैं लघु परावृत सागर, मतलब कि स्मॉल एनक्लोज्ड सी। 4 तरह से हो गए। एवरेज डेप्थ अगर ओशन की पूछी जाती है, मतलब कहीं पे ये ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है, बट एवरेज अगर अपन निकालते हैं 3800 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ होती है। हाइट की अगर बात करें तो 840 इसकी हाइट होती है। हमारे ओशंस को और लैंड की ऊंचाई को और ओशंस की गहराई को हिप्सोमेट्रिक कर्व, जिसको उच्च तमितीय वक्र बोलते हैं, उसके नाम से जताया जाता है। क्लियर एवरीवन? अब देखिए, अब हम हमारे चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब बात करते हैं ओशियन बॉटम रिलीफ की। रिलीफ होता क्या है दोस्तों? उच्चावच होता है। जैसे कि हम हमारे जहां अभी हमने हमारा कदम रखे हैं, जहां पे मैं खड़ी हूं, वो क्या है? वो एक धरती है, धरती का उच्चावच है। जैसे कि मान के चलिए कि ये डिपेंड करता है कि आप कहां से हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर कश्मीर से हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ी सी ऊंचाई पे बैठे हैं, क्योंकि वो कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है। कुछ लोग साउथ इंडिया से हैं, इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ी और ऊंचाई पे है, मतलब कि वो एक प्लेटू के ऊपर है। कोस्टल रीजन में रहने वाले, मैं रहती हूं एक मैदानी इलाके में, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी लैंड पे पहाड़, पठार, मैदान, खाड़ियां, ये सब होता है, ऐसा ही कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर हमें ओशन में भी देखने को मिलता है। क्योंकि एक चीज को इमेजिन कीजिए गाइस, मान के चलिए कि ये एक जगह है, ठीक है, इस जगह पे पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक का पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे मान के चलिए कि आपका कोई साथी खड़ा खड़ा देख रहा है, तो उनकी नजर तो सिर्फ यहीं तक जा रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है कि इसके नीचे भी अलग अलग वक्र बने हुए हों, अलग अलग कर्व बने हुए हों, क्या पता हमें क्या पता। तो ये जो है ना, नीचे के जो पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान जो भी हैं, ये कहलाते हैं ओशियंस के उच्चावच। इनको हम क्या बोलेंगे? रिलीफ। ठीक है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिलीफ के नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, तो देखिए ऐसे जो रिलीफ होते हैं, मतलब कि हमारे ओशियंस के नीचे किस तरह का उच्चावच पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखना, हमारी जो ओशियंस होते हैं, ओशन में हमेशा 4 तरह के उच्चावच पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप एंड प्लेन, डीप सी प्लेन बोल सकते हैं, एंड आती है रिड्स एंड ट्रेचेस। मतलब ये कि हम जहां खड़े होते हैं, मतलब कि तटीय इलाके से जैसे जैसे हम ओशियंस की तरफ गहराई पे बढ़ते हैं, उस क्रम में ये बनाए हुए हैं। मतलब ये कि कोस्टल रीजन पे ये मिलेगा, उसके समुद्र में थोड़ा आगे चलोगे देन ये, उसके आगे, और सबसे लास्ट में हमें रिड्स और ट्रेचेस देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, हमारे पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रेच है जिसको बोला जाता है मैरियाना ट्रेच।
क्या है वो? गर्त है। कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल बीच में पाया जाता है। ट्रेचेस आपको कभी भी कोस्टल रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब कि तटीय क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलेंगे। तटीय क्षेत्रों में आपको सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप देखने को मिलेंगे, स्लोप भी आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम इन सभी को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखिए ये जो आपके कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इनको बोला जाता है दोस्तों महाद्वीपीय मग्न तट। आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, महाद्वीपीय मग्न तट। याद रखना, कॉन्टिनेंटल स्लोप को पुकारा जाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, डीप एंड प्लेन्स को पुकारा जाता है दोस्तों आपके गहरे सागरीय मैदान। फिर आते हैं आपके रिड्स एंड ट्रेचेस, मतलब कि आपके जो गर्त हम जिनको बोलते हैं, रिड्स एंड ट्रेचेस गर्त आते हैं आपके। देखिए जो कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हम इसके सब पार्ट्स में पढ़ेंगे। मेनली जो बात आती है वो चार होते हैं: कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, प्लेन एंड ट्रेचेस। ये आपको याद हो जानी चाहिए, चारों के क्या नाम है ये सब मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। बस हमेशा याद रखना ये चार के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारी क्लास में चर्चा कर लेते हैं आपके नंबर 1 कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। नो डाउट इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और हिंदी में ही आपको बताऊंगी। सबसे पहले याद करना दोस्तों, महाद्वीपीय मग्न तट। अब महाद्वीपीय मग्न तट होती क्या चीज है? एक मिनट, देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे महाद्वीपीय मग्न तट। अब देखिए बात यह है कि इसको बोला जाता है कि ओशन का हिस्सा है, बट एग्जैक्टली ये ओशन का हिस्सा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मान के चलिए कि हमारा कोई लैंड है, ठीक है, लैंड का ऐसा भाग जो पानी में डूबा हुआ है उसको ही हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। मतलब कि हमारे जो ओशियंस होते हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, मान के चलिए कि ये एक महासागर है, ठीक है, ये एक महासागर है। महासागर का ये वाला जो हिस्सा है ये पानी में डूबा हुआ है, जुड़ाव इसका महासागर के साथ में है, बट ये पानी में डूबा हुआ है। थोड़ा सा इसमें स्लोप की वजह से इस पे पानी भर गया है, इस जगह पे पानी भर गया है यहाँ पे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाएगा। ये आपके बिल्कुल पास की जगह है। मतलब कि जैसे कई बार लोग बीचेस पे जाते हैं, तो बीच पे जब कुछ लोग आगे तक चले जाते हैं ना, तो जिस हिस्से पे उनके पैर डूबे रहते हैं, जिस हिस्से तक उनकी गर्दन आ जाती है, इसके आगे जाओगे वहां पे भी मिलता है, बट जहां तक गर्दन आ जाती है उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट इसको बोलेंगे हम। अब देखिए ये क्या होता है, अब देखिए कहां से कहां तक पाया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड नॉट रियली ए पार्ट ऑफ द ओशियन बेसिन। आपके नो डाउट हमने ये तो बोल दिया है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओशन। ये आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है। आप एक चीज मान के चलिए कि कोई एक जगह है, ठीक है, इस जगह का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ तो पानी है ही, ये हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है। तो जो हिस्सा पानी में डूबा रहता है उसी को इन्होंने मग्न तट बोल दिया है। तट का मतलब क्या है? किनारा। मग्न का मतलब क्या है? डूबा हुआ। किससे डूबा हुआ? पानी से डूबा हुआ। तो पानी से डूबा हुआ महासागरों का किनारा ही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। क्लियर हो गया एवरीवन? क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब देखिए, अब जनरली हमारे सामने जो 2-4 इसकी फैक्चुअल बातें आती है वो ये आती है कि इसकी आखिर एवरेज डेप्थ कितनी है। इसकी ये मानी जाती है कि इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसकी एवरेज डेप्थ मानी जाती है 100 फैदम। 100 फैदम। फैदम क्या होता है? 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। तो जो इसकी एवरेज डेप्थ होती है 100 फैदम होती है। 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 600
फीट के लगभग इसकी एवरेज गहराई होती है। तो ये आप लिख लेना कि इसकी एवरेज गहराई क्या होती है। एवरेज गहराई होती है दोस्तों इसकी 600 फीट, 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट यहाँ पे माना जाता है। अब क्योंकि ये तट डूबा हुआ है, अब एक बात बताइए कि यहाँ पे पानी है और एक तो ये जगह है, एक तो मेरा ऐसे है हाथ और एक हाथ ये है, तो ज़्यादा पानी यहाँ पे, क्योंकि इसके पे स्लोप बना हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा ना पानी के जमा होने का। तो क्योंकि ये ढाल है, ढाल होने की वजह से यहाँ पे पानी रुकता है, तो इसकी क्या निकाली जाती है दोस्तों, एवरेज डेप्थ भी निकाली जाती है। एवरेज डेप्थ भी इसकी निकाली जाती है और एवरेज डेप्थ मानी जाती है 0 to 3 डिग्री। 0 to 3 डिग्री तक का इसका एवरेज इसका वो होती है, गहराई होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी चौड़ाई भी होती है। चौड़ाई मानी जाती है लगभग इसकी 48 किलोमीटर के अराउंड। तो आपको 2-4 बातें इससे रिलेटेड याद कर लेनी है। जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं 100 फैदम की इनकी गहराई होती है, 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट होता है। इनकी अगर मैं स्लोप की बात करूं 1 डिग्री to 3 डिग्री के बीच का इनका स्लोप होता है। चौड़ाई जो होती है इनकी अक्सर 48 मीटर के अराउंड इनकी चौड़ाई होती है। ठीक है जी हाँ। इसी के साथ साथ एक चीज याद रखना दोस्तों, आपके एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था शेफर्ड। देखिए एक विद्वान हुए हैं दोस्तों जिनका नाम था शेफर्ड। तो जो शेफर्ड सर थे उन्होंने जो ओशंस की गहराई बताई है, तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आ सकता है, तो हमें याद करनी है यहाँ पे शेफर्ड सर के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू शेफर्ड सर, शेफर्ड्स के अनुसार कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की जो एवरेज गहराई है दोस्तों, एवरेज अगर गहराई की बात की जाए तो शेफर्ड सर इसकी एवरेज गहराई बताते हैं लगभग 75 फैदम। जहां वो 100 फैदम बता रहे थे, उन्होंने इसकी एवरेज डेप्थ 75 फैदम बताई है और एवरेज चौड़ाई बताई गई है दोस्तों लगभग 42 मील। 42 मील का मतलब हो गया आपके 62 किलोमीटर के अराउंड, 67 किलोमीटर के अराउंड, 67.2 किलोमीटर के अराउंड। ओके तो ये चीजें याद रख लेना। एवरेज डेप्थ 100 फैदम, ये आपके कॉन्टिनेंटल किसकी बात हो रही है दोस्तों, कॉन्टिनेंटल स्लोप की शेल्फ्स की बात हो रही है, जो महासागरों का बिल्कुल किनारा पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसका बिल्कुल किनारा पाया जाता है। अब देखिए ये सभी महासागरों में देखने को मिलेगा आपको, मतलब ये कि जहां जहां लैंड एरिया है, जैसे कि इंडिया है, हमारे यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन की रीच जहां तक है, तो हर किसी कॉन्टिनेंट के, यानी कि हर किसी भी आपके जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया के पास की जो जगह होगी वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में काउंट होगी। तो क्योंकि हमारे ओवरऑल आपके एग्जाम में 1-2 बार सवाल पूछा जा सकता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल जो ओशन रिलीफ है उसके कितने % पार्ट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं, तो याद रखना दोस्तों अगर 100% है तो 100% के 8.6% पे 8.6% पार्ट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि महाद्वीपीय मग्न तट टोटल ढाल के, टोटल उच्चावच के 8.6% हिस्से पर पाए जाते हैं। याद रख लेना, लिख लेना। अब एक बात और सुनो यहाँ पे, अब क्योंकि ये तो 8.6% हिस्से पे पाया जाता है, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका रेशो थोड़ा ज्यादा है। इसको हमें थोड़ा सा इंटरलेट करने की जरूरत है। मेनली हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 ओशन मेन है, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन। तो अटलांटिक ओशन के कितने हिस्से पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं, पैसिफिक के कितने पे होते हैं और आपके इंडियन के पे कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों अटलांटिक ओशन जो है उसमें सबसे ज्यादा होता है। याद रख लेना, महाद्वीपीय मग्न ढाल का हिस्सा अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब कि अटलांटिक ओशन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब कि उसके 100% के 13.3% हिस्से पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स देखने को मिलेंगे। याद कर लेना, सबसे ज्यादा अटलांटिक ओशन होता है, इसके बाद में आता है पैसिफिक ओशन जिसमें 5.7% पाया जाता है, इसके बाद में आता है आपका इंडियन ओशन जहां पे लगभग 4.2% के अराउंड ये देखने को मिलता है।
तो कॉन्टिनेंटल स्लोप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं फिर से रख देती हूं, याद कर लेना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूरी दुनिया में जितने महाद्वीप हैं उनके तटों पे पाया जाता है। 8.2% मतलब 8.6% ओवरऑल उच्चावच का ये हिस्सा होता है। सबसे ज्यादा अटलांटिक ओशियन में 13.3% पाया जाता है, उसके बाद में पैसिफिक 5.7, उसके बाद में आपका इंडियन ओशियन 4.2 की रेट से। क्लियर हुआ यहां तक का सभी को? कोई डाउट है? एग्जाम में सीधा सवाल ये आ सकता है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल का सर्वाधिक हिस्सा कौन से महासागर में है। जब आपके सवाल ये पूछ सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप चौड़ा हो रहा है, कौन सा श्रिंक हो रहा है, तो ये सवाल मुझे लगता है पूछा जा सकता है। असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, मैचिंग में पूछ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हिस्सा अटलांटिक में है। अब आप एक चीज सोच लेना, यहीं से मैं एक चीज और आपके दिमाग में डाल देती हूं। अगर सबसे ज्यादा हिस्सा अटलांटिक में ओशियन रिलीफ आपके शेल्स का है, तो कोई हिस्सा ऐसा भी होगा जो सबसे कम अटलांटिक में होगा ना। बैलेंस तो है, 100% है। 100% में कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम है। तो आगे हमें ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूं कि अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज्यादा है अटलांटिक में, तो 3 जो हमें और चीजें आगे पढ़नी है उनका कौन सा हिस्सा सबसे कम होगा इसमें, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अटलांटिक में तो सबसे ज्यादा है गाइस, अटलांटिक में तो सबसे ज्यादा है, इसका हिस्सा सबसे ज्यादा है। तो यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमेशा सवाल आते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति को लेकर के दोस्तों अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। डेली सर जो थे, उनका जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है। उनका ये मानना है कि जब प्लीस्टोसीन युग चल रहा था, उस वक्त प्लीस्टोसीन क्या था, एक आपका हिमकाल माना जाता है। तो उसमें ये था, महाद्वीपों का जो उच्चावच था ना, उसमें गहराई में वृद्धि हुई थी, मतलब कि लगभग 38 फैदम तक की उसमें गहराई में वृद्धि हुई थी, जिस वजह से जो ऊपर का हिस्सा था उसका पानी नीचे चला गया और ऊपर के हिस्से पे वो एक पानी से फ्री हो गया। ऊपर का हिस्सा क्योंकि वो हिस्सा पानी से फ्री हो गया था, तो उस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इरोजन होने लगा। इरोजन होने की वजह से वहां पे लंबे लंबे बड़े बड़े चबूतरे बन गए। जैसे ही हिम पिघलने लगी तो पानी का लेवल फिर से ऊपर आया और उस हिस्से को जो पहले इरोड हो चुका था वहां पे आके पानी जमा हो गया और वो महाद्वीपीय मग्न तट बन गए। ये डेली सर का विचार है, इन्होंने प्लीस्टोसिन युग में बताया था। नो डाउट बहुत सारे विचार आए हैं, बट जो ऑथेंटिक हम बोल सकते हैं कि जिसमें थोड़ा विश्वास किया जा सकता है, वो डेली सर का विचार माना जाता है। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, डेप्थ एंड स्लोप मैंने आपको बताया था 100 फैदम होती है इसकी, 180 मीटर आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है इसका जनरली स्लोप। अब यहां पे देखिए टुवर्ड्स द ओशियन। अब देखिए विड्थ कितनी होती है, 40 किलोमीटर टू 115 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई हो सकती है। एवरेज मैंने आपको बता दी थी कि 40 मतलब एवरेज इसकी जो मानी लगभग 47 इसकी एवरेज मानी जाती है। और जो हमारे शेपर्ड सर थे उन्होंने इसकी एवरेज जो गहराई चौड़ाई बताई थी वो 42 मील बताई थी। अब देखिए, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, तो वो यही बताते हैं कि जो माउंटेन आते हैं वो हर साल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, जैसे कि एंडीज माउंटेन। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में, इसका एरिया क्या है, वो 8.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशन बेसिन, ये मैंने आपको बता दिया है। टाइप 1 इनर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टाइप 2 मिड कॉन्टिनेंटल शेल्फ and type 3 outer continental shelf. So there are 3 types of continental shelf. First is inner continental shelf, second is middle continental shelf and third is outer continental shelf. मतलब कि महाद्वीपीय मग्न तट के 3 प्रकार होते हैं, आंतरिक महाद्वीपीय मग्न तट, मध्यवर्ती महाद्वीपीय मग्न तट और एक बाहरी महाद्वीपीय मग्न तट। क्लियर है? एक मिनट, अच्छा मुझे लगता है शायद कंफ्यूज हो गए हैं काफी लोग। एक बार फिर से बताऊं, किसको बताऊं, डेली सर का मत बताऊं। देखिए, आपको इतना याद नहीं रखना है इसमें। एक उत्पत्ति से रिलेटेड जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की उत्पत्ति
कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इससे रिलेटेड उन्होंने अपने कुछ बयान दिए थे। उस बयान में उनका ये मानना था कि जब प्लीस्टोसीन एरा चल रहा था, प्लीस्टोसीन एरा, उस वक्त हमारे जो ओशंस का जो उच्चावच है, इसकी जो गहराई है, इसमें 38 फैदम, मतलब 1 फैदम बराबर 6 फीट, तो 38 फैदम तक की गहराई हुई थी। तो उनका ये मानना था कि जैसे मान के चलिए कि कोई एक ग्लास में पानी है, तो उसका जो नीचे का एरिया है वो थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो पानी का जो लेवल था जहां वो पहले था, मान के चलिए कि ये हमारे ओशन का उच्चावच है, ऐसा इनका मानना था, उच्चावच है, ये जो उच्चावच है इसकी गहराई में थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये जो एरिया पहले जो पानी से लगा हुआ था वहां से पानी हट गया। जैसे ही पानी हटा, इरोजन होने लगा, इरोजन होने से वहां पे चबूतरे बन गए, और जब बाद में आपके ग्लेशियर की बर्फ पिघली, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ा, तो ये जो एरिया था ये फिर से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा, और उसने उस एरिया को, जो चबूतरे बने हुए थे, उसको पूरी तरह से पानी से कवर कर लिया। तो जिस एरिया को पानी से कवर किया उसे ही डेली सर ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम दे दिया। अब देखिए, अब यहां पे बात आती है, आपको अगर पूछा जाए कि कितने टाइप के होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, 3 टाइप के होते हैं, इनर, मिडिल और आउटर। अब देखिए इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। प्रोवाइड एरिया हैबिट्स फॉर मरीन लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल, आइडल फिशिंग ग्राउंड, जो सबसे ज्यादा जो आपकी फिशिंग करी जाती है। एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, मैं कह रही हूं आज की क्लास से आपके सवाल अगर नहीं बने तो देख लेना, मतलब मैं यही बोलूंगी, जिस दिन आपकी एग्जाम होगी और जिस दिन मैं आऊंगी आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने के लिए, तो मैं यही क्लास का लिंक आपको डाल के रखूंगी क्लास में। आज ही अपने इस क्लास का लिंक डाउनलोड कर लेना। अगर इस क्लास से सवाल आपके नहीं बने, तो अगर ओशनोग्राफी में रिलीफ से रिलेटेड सवाल आएगा तो इस क्लास से आपका सवाल डेफिनेटली बनेगा। यहाँ पे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लिखी गई है, आइडल फिशिंग ग्राउंड। आप लोग याद नहीं करते हैं, बट ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि महाद्वीपीय उच्चावचों का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पे सबसे बेहतरीन फिशिंग की जाती है, तो वो कहलाएगी आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपसे पूछ सकते हैं कितनी गहराई होती है, कितनी चौड़ाई होती है। किस विद्वान का विचार था कि ये आपके ग्लेशियर्स की गहराइयों में चबूतरों के बनने से बना है, तो आपको पता होना चाहिए डेली सर का। आपकी इसकी चौड़ाई किसने दी थी? शेफर्ड सर ने इसकी चौड़ाई के बारे में बताया था। बहुत कुछ आपको यहां से मिलने वाला है, बस आपको जरूरत है इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ने की। अब देखिए, द कोरल रीफ आर कंसिडर्ड द फ्रंटलाइन नेचुरल बफेल्स अगेंस्ट स्टॉर्म, tidal surges and powerful tsunamis, etc. The continental shelf of Maldives save human life from the ferry of Sumatra tsunami of December 2014 as the human death were minimized only 98. तो इसकी वजह से आपके जो सबसे ज़्यादा 2004 की जो सुनामी थी वो सबसे ज़्यादा भयानक मानी जाती है, इसकी वजह से यहाँ हुआ था। द शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ support rice mangrove forests which provide ideal natural habitat for marine as well as land as Bengal tigers in Sundarban। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं आपको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। देखिए, मग्न तट जो होता है इसको महासागर का भाग बोला जाता है, बट अगर हम समझते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये हिस्सा तो महाद्वीप का ही है, बस पानी से ढका हुआ है। अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से देखना है तो जी हाँ, बिल्कुल ये महासागर का पार्ट है, बट अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये हिस्सा महाद्वीप का है, बट ये ओशन से ढका हुआ होने की वजह से इसको महासागर का हिस्सा माना जाता है। अब देखिए, अब हमारे सेकेंड नंबर का ऑप्शन आता है दोस्तों कॉन्टिनेंटल स्लोप का। याद रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। अलग अलग जगह इसकी अलग अलग चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। इन सभी के बारे में हमने जान लिया। अब किसी को अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर किसी को कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूं। और क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास में गाइस हम 2 ही को कवर करेंगे, एक हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड में मैं आपको इसका एक बार रिवीजन भी बताऊंगी, रैपिड रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया।
सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, सेकंड नंबर का हमारा बोला जाता है दोस्तों कॉन्टिनेंटल स्लोप। चलो ऊपर जाओ, टेढ़ा ही सही पर बन गया है ना। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। अब ये कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लेब, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन एंड ट्रेचेस। तो ये किसके बीच में पाया जाएगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन के बीच का जो हिस्सा होता है वो आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। मतलब कि कुछ इस तरह से। मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे तो देखिए ये जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये जो हिस्सा है दोस्तों ये कहलाते हैं हमारे डीप सी प्लेन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है ट्रेचेस। जिसको हम बोलते हैं गर्त। ठीक है, तो ये आपके 2 तरह की चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो और ये जो बीच का हिस्सा यहाँ पे बचा इसी को हम बोलेंगे दोस्तों कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब कि नंबर 1 और कॉन्टिनेंटल डीप सी प्लेन नंबर 3 के बीच की जो जगह हुई वो आपके कहलाएगी कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्लियर है सभी को? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है, जी हाँ गौतम जी, फिशिंग ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे इससे ज्यादा तो हम आगे जा ही नहीं सकते। फिशिंग आप किस एरिया में जाके करेंगे? एवरेज हमने इसका बता दिया है कि इसकी चौड़ाई इतनी होती है, ये इतने तक ये फैला हुआ है। तो चौड़ाई इसकी एवरेज मानी जाती है 30 से 35, इसकी एवरेज चौड़ाई मानी जाती है 42 किलोमीटर। तो चौड़ाई अगर 42 किलोमीटर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई 42 किलोमीटर से ज़्यादा जाके फिशिंग करते हैं। तो फिशिंग के लिए आपके लैंड से 42 किलोमीटर आगे तक का डिस्टेंस बहुत इनफ होता है, ये इसकी एवरेज मानी जाती है। किसी पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो देखिए ये आपके बिल्कुल इसका बीच का हिस्सा ये यहाँ पे माना जाता है। इसका जो ढाल होता है वो कितना होता है? यहाँ पर हमने देखा था इनका जो ढाल होता है मतलब कि इसका जो स्लोप होता है वो लगभग 1 डिग्री to 3 डिग्री होता है। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो स्लोप होता है वो आपका एवरेज माना जाता है 5 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र में आगे जाते जाएंगे गहराइयां बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे स्लोप 1 to 3 डिग्री था, यहाँ पे स्लोप बढ़ करके 5 डिग्री हो चुका है। बस इतना आपको याद रखना है। 5 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, औसत 5 डिग्री हमें देखने को मिलता है। नो डाउट अगर आप कहीं और अगर हम वर्ल्ड की बात करें दोस्तों तो ये एक बार आप इस डायग्राम को एक बार आप बना लें। आई होप कि आप सभी ने इसको बना लिया होगा कि इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। टोटल मैंने आपको बताया था कि इसका जो हिस्सा होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 8.6% भाग पे, 8.6% भाग पे ये पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तो ये कितना होता है? लगभग ये भी आपके 8.5% हिस्से पे पाया जाता है। ठीक है ना, पूरे लैंड के 8.5 हिस्से पे सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों वो हमारे डीप सी प्लेन होते हैं, जो लगभग 75.9% हिस्से पे देखने को मिलता है। आप सोचिए 8.6, 8.5 ये देखने को मिलता है, 79% पार्ट पे हमें देखने को मिलता है। और ये जो हिस्सा है दोस्तों ये सबसे कम मतलब लगभग 7% पार्ट पे देखने को मिलता है। तो आपके सामने पूरी की पूरी टेबल क्लियर है, अच्छे से लिख लीजिएगा कहाँ से कहाँ है। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, दिनेश जी मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ने का जो काम किया जाता है वो ज्यादा पास के इलाकों में किया जाता है।
क्लियर? अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप की। कॉन्टिनेंटल स्लोप के लिए मैंने बताया आपको कि जहां पे शेल्स का जो ढाल था 1 डिग्री से 3 डिग्री था, स्लोप का जो ढाल होता है वो 5 डिग्री एवरेज माना जाता है। बट दोस्तों अलग अलग जगह पे ये अलग अलग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना कहाँ पाया जाता है? साउथ अटलांटिक ओशन में है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना के पास में ये जो स्लोप हो जाता है दोस्तों वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब ये माना जाता है सेंट हेलेना तक आते आते ये स्लोप की जो गहराई होती है 40 डिग्री तक ये हो जाती है। मतलब एवरेज हम 5 लेके चल रहे हैं, सेंट हेलेना पर ये 40 डिग्री हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, स्पेन के आसपास अगर आप जाते हैं तो स्पेन तक पहुंचते पहुंचते ये 30 डिग्री रह जाती है इसका स्लोप। सबसे ज्यादा कहाँ हो गया? साउथ अटलांटिक के सेंट हेलेना पे 40 डिग्री। देन नॉर्थ अटलांटिक चलो, स्पेन में 30 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों आपके सेंट पॉल के पास में तो इसकी जो एवरेज स्लोप है वो 62 डिग्री तक भी देखने को मिलता है। जी मैम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो 7.5 भाग पे पाया जाता है। जी नहीं पूजा जी, ये 8.6 पे पाया जाता है। 8.6 पे ये पाया जाता है। 8.5 पे स्लोप पाए जाते हैं। स्लोप की एवरेज होती है 5। पर अगर हम थोड़ा सा इसको वर्ल्ड मैप पे देखें, अब देखो यहां पे इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा गाइस सेंट हेलेना। यहां पे आपको देखने को मिलेगा 40 डिग्री। क्या? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप थोड़ा सा आगे। उसके बाद में यहां चलो स्पेन में, यहां पे 30 डिग्री। सेंट पॉल तक आते आते ये 67 डिग्री तक भी इसका स्लोप वहां पे चला जाता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इसका जो स्लोप होता है वो थोड़ा सा मतलब हमें एवरेज लेकर के चलना चाहिए। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है स्लोप का? इंडिया के लिए अगर पूछ ले कभी कि इंडिया का कितना होता है, तो इंडिया का तो दोस्तों 5 से 15 के बीच में पाया जाता है। 5 to 15 डिग्री इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में आपके 5 से 15 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एवरेज गहराई की। तो जहां उसकी एवरेज गहराई 100 थी, यहाँ पे गहराई जस्ट डबल हो जाती है दोस्तों। कहीं पे यहाँ पे 200 मिलती है और कहीं पे 2000 मिलती है। तो 200 से 2000 फैदम की गहराई हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना? कहां मिलती है देखने को हमें? लगभग 200 से 2000 सेंटीमीटर, 200 से 2000 फैदम की गहराई पर ही हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बता दिया था टोटल का लगभग 8.5% पार्ट पे ये हमें देखने को मिलता है। अब आपके सामने एक ऑप्शन ही आता है कि कौन से ओशंस के अंदर ये ज्यादा पार्ट्स में देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो था वो अटलांटिक ओशन में सबसे ज्यादा था 13.3। सेम इसी तरह यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप भी अटलांटिक ओशन में ज्यादा है 12.4। याद रखना 12.4 अटलांटिक ओशन में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उससे कम प्रशांत महासागर में 7% हिस्से पे, और उससे भी कम हमें देखने को मिलता है हिंद महासागर पे 6.5% पे। तो ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो टोटल है, टोटल एरिया ये कवर करता है गाइस 8.5% आउट ऑफ 100। ठीक है, अब 8.5 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से है? नंबर 1 पे हमें डालना है अटलांटिक। ठीक है, देन आता है पैसिफिक, एंड देन उसके बाद में आता है इंडियन ओशियन। अटलांटिक ओशन में कितना आता है? 12.4।
ठीक है। अटलांटिक में आता है 7%, इंडियन ओशन में आता है 6.5%। लिख लीजिए, बहुत ही सही रेशो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? अच्छा लग रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दो, एक बार क्लास को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा फुल ऑफ नॉलेज है, बहुत ज़्यादा फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, गलत नहीं होगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो। बहुत याद हो गया आपको सब कुछ? चलो जी, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप को अब हम थोड़ा देख लेते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर इरोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ढाल होती है। ढाल होने की वजह से इरोजन थोड़ा यहाँ पे निक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि ढाल होती है। ऊपरी हिस्से पे और निचले हिस्से पे मिलता है, पर ढाल होने की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा निक्षेपण इसका नहीं होता है। अब देखो, द जोन ऑफ स्टीप स्लोप एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू डीप सी प्लेन विच वेराइज फ्रॉम 5 डिग्री टू मोर देन 60 डिग्री। तो 5 डिग्री भी हमने पढ़ लिया, 60 डिग्री भी पढ़ लिया। अब जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि 60 डिग्री का स्लोप वर्ल्ड में कहां पे देखने को मिलता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। 5 डिग्री भी मैंने आपको बताया था कि 5 डिग्री भी पाया जाता है आपको। 5 डिग्री का चलिए मैं बता देती हूँ, ये हमारे इंडिया के अंदर ही कालीकट के पास में देखने को मिलता है। लेकिन मुझे 60 डिग्री का बताइए कि 60 डिग्री का जो स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, किस जगह पे देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए। थम्स अप बहुत हो गया, बट अब एक बार मुझे बताइए कि कहां देखने को मिलता है? वेरी गुड, सेंट पॉल, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, सेंट पॉल के निकट ये हमें देखने को मिलता है। तो 5 डिग्री मिल गया हमें इंडिया में कालीकट के पास में, और यहां पे हमें देखने को मिल गया सेंट पॉल। देखिए, द ट्रांजिशन बिटवीन द शेल्फ एंड द डीप ओशन फ्लोर। अब देखिए, द डेप्थ ऑफ द वाटर वेराइज फ्रॉम 2 मीटर टू 2000 मीटर। मैंने बताया था आपको 2 मीटर टू 2000 मीटर। विड्थ कितनी होती है? 20 किलोमीटर। मतलब आपके जहां पे ओशन स्लोप खत्म होता है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां खत्म होता है, वहां से 20 किलोमीटर की चौड़ाई पर हमें देखने को मिलता है। कंसिस्ट ऑफ मड एंड शिल्ट, इसमें आपके मड और शिल्ट पाई जाती है। एरिया 8.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशियानिक बेसिन। अब देखिए, यहां पे मैंने आपको वही बताया था, 14.4% इन द अटलांटिक, 7% इन द पैसिफिक एंड 6.5 इन द इंडियन ओशियन। सबमरीन कैनियन आर सिग्निफिकेंट फीचर्स। जो आपके कैनियन होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया सभी दोस्तों को? जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, अच्छे से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। अब देखिए, इसके ओरिजिन को लेकर अलग अलग बातें हैं। अकॉर्डिंग टू द इरोजन थ्योरी, स्लोप्स आर फॉर्मेड ड्यू टू इरोजन बाय मरीन प्रोसेस, मेनली सी वाटर। ये माना जाता है कि जो समुद्र के पानी है उसके इरोजन की वजह से ये स्लोप बने हैं। कुछ बोलते हैं टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से बने। अकॉर्डिंग टू टेक्टोनिक थ्योरी, फॉल्टिंग इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप। मतलब कि दरारें पड़ने की वजह से, जब दो चीजों में दरारें पड़ती है तो ये स्लोप बने हैं। किसी का बोलना है इरोजन की वजह से बने हैं। सम एक्सपोनेंट बिलीव दैट द कॉन्टिनेंटल स्लोप आर फॉर्मेड ड्यू टू ब्लेंडिंग एंड रैपिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लेब शेप्ड बाय द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन। तीसरा कथन को कम आकार माना जाता है, पहले और दूसरे को ज्यादा वैलिडिटी के साथ में देखा जाता है। ठीक है जी। क्लियर है? अब मैंने आपको एक बताया था कि सबमरीन कैनियन। तो सबमरीन कैनियन क्या होती है दोस्तों? लॉन्ग, नैरो और बहुत ज्यादा डीप वैली। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, यही आपके सबमरीन कैनियन होती है। मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप पे बनती है, पहली बात। दूसरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कैनियन को बताऊंगी हिंदी में क्या बोलता है, पर ये बनते इस एरिया पे है, ठीक है ना?
अलग अलग इसमें आपको आपके मार्जिन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप विद वर्टिकल वॉल्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, continental slopes and vertical wall several kilometer wide and their average length is 16 kilometer, facing the river mouth are usually long, example Congo Canyon, but have gentle gradient, located near the island are deep with steepest gradient 13.8%, and depth vary from 610 मीटर टू 915 मीटर। देख लो कॉन्टिनेंटल सबमरीन कैनियन कहाँ होती है, आपके किस जगह पे बनती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप पे ये बनती है। एवरेज इनकी जो लंबाई होती है 16 होती है। इसके अंदर ग्रेडियंट्स की मात्रा भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? फिशिंग का मतलब हो गया मछली पकड़ना, मत्स्यन आप इसको बोल सकते हैं, मत्स्यन। हाँ, हिंदी में इसको मत्स्यन हम बोलेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपके बहुत सारे थे, पर वो हम पढ़ेंगे हमारी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक्ड इट। आज आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, इसी के साथ साथ मेरी आप लोगों के लिए शाम को 7 बजे मैं क्लास लेती हूँ दोस्तों, पेपर 1 की, 7 PM फॉर पेपर 1। ये होती है हमारी फ्री क्लास, ठीक है ना। तो इस फ्री क्लास को लेने के लिए आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा UGC10। जब भी आप अनअकैडमी में पहली बार अपनी क्लास देखेंगे, कोई सी भी क्लास देखो, जब आप पहली बार क्लास देख रहे हो, आपकी क्लास लॉक है तो उसको अनलॉक कराने के लिए UGC10 की मदद आप ले सकते हैं, ठीक है। कल आप लोगों से 2 बजे फिर से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के साथ में। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया रोमा जी? क्लियर? ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू।